हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मूल्यांकन का महत्व। मूल्यांकन के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मूल्यांकन उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा बताती है कि किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, अर्थात जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उन उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है। तो ये एक इसका महत्व है। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को आवश्यकता अनुसार संचित निर्देशन प्रदान किया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर हम छात्रों को निर्देश दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। छात्रों का वर्गीकरण एवं स्त्रीकरण में सहायक। हम छात्रों को वर्गीकरण कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ मूल्यांकन। मूल्यांकन से अधिगम की गुणवत्ता बढ़ती है। अगर हम मूल्यांकन ही नहीं करेंगे तो कुछ ना इंटरेस्ट रहेगा, ना टीचिंग प्रोसेस ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा है, और ना ही बच्चा मोटिवेट रहेगा और ना ही टीचर मोटिवेट रहेगा। इसलिए मूल्यांकन क्या होता है, जरूरी होता है। मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन लाए जाते हैं। मूल्यांकन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पाठ्यक्रम में चेंज ला सकते हैं। ये शिक्षक और छात्र दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। ये जितना ही मतलब कि छात्र के लिए जरूरी होता है उतना ही टीचर के लिए भी जरूरी होता है, क्योंकि टीचर को इस बेस पे हम बता सकते हैं कि जो टीचर होता है उसने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे कि उस बच्चे ने वो अचीव किया है कि नहीं किया है, उसको पता चल सकता है। इससे शिक्षण विधियों की उपयोगिता, विशेषता एवं कमजोरी ज्ञात की जाती है। जो टीचर ने जिस मेथड से पढ़ाए थे, तो अगर उसको उसमें 100% फीडबैक नहीं मिल रहा है उस मेथड से या टेक्निक से, तो इसका अर्थ है कि टीचर को मतलब कि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। वो दूसरा मेथड यूज करे, दूसरे मेथड से समझाए बच्चों को, ताकि वो बच्चों को समझ आ सके, तभी वो ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब मूल्यांकन करे तो वो उसका मूल्यांकन का जो रिजल्ट है वो अच्छा मिल सके। छात्रों की कमजोरियों और प्रगतियों को जानने में सहायक होता है। इससे अगर मूल्यांकन में मतलब कि अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है तो हम पता, जैसे कि अच्छा मार्क्स मिले तो हम बोल सकते हैं हाँ प्रगति हो रही है, मतलब कि मूल्यांकन सही है, टीचर ने जो मेथड्स या फिर टेक्निक या फिर जो भी उसने जो उसकी टीचिंग प्रोसेस है सब अच्छा था। और अगर वहीं पे अगर बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि जो छात्र की कमजोरी है उनको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल सकती हैं। तो ये थे जो हमारे मूल्यांकन था उसका महत्व। जो मूल्यांकन की प्रोसेस होती है उसमें दो चीज़ होती है, एक होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक, एक होता है क्वालिटेटिव टेक्निक। सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक क्या होता है। इस प्रविधि में जो क्वांटिटेटिव होती है वो बच्चे के मतलब कि रिटन के बेसिस पे होती है, और जो गुणात्मक प्रविधि होती है उसमें बच्चों के बिहेवियर से रिलेटेड होती है। तो जो क्वांटिटेटिव टेक्निक है उसके लिए टीचर क्या क्या कर सकता है कि मतलब चेक करना है, हमें इवेल्युएशन करना है बाय क्वांटिटेटिव टेक्निक। तो इस प्रवृत्ति में 3 प्रकार की परीक्षाओं से मूल्यांकन किया जाता है। नॉर्मली एक क्या होता है हमारा, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा। ये 3 मेथड होते हैं जिससे कि क्या किया जाता है, परिमाणात्मक प्रविधि यूज किया जाता है। मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा। नेक्स्ट होता है गुणात्मक प्रविधि। इसमें बालक के व्यवहार में होने वाले गुणात्मक परिवर्तनों, जैसे उसका जो इंटरेस्ट है, आदत है, संबंधित परिवर्तनों का मूल्यांकन एवं व्याख्या हो, तो इस तकनीक एवं प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। हमें मतलब चेक करना है कि जो बच्चे का इंटरेस्ट है या बिहेवियर है, इन सब को हम क्या मतलब गुणात्मक प्रविधि हम अब इसमें आता है कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं गुणात्मक प्रविधि, बच्चे को इवेल्युएट करना है हमें, तो हम इसके लिए किस किस चीज़ का हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें आता है साक्षात्कार, इंटरव्यू, व्यक्तिगत अध्ययन, पर्टिकुलर बच्चे का प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, आत्मनिवेदन, संचित अभिलेख, घटनावृत्त, निर्धारण, मापनी एंड पोर्टफोलियो। तो ये कुछ टॉपिक कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम उसका गुणात्मक प्रविधि मतलब गुणात्मक जो मतलब कि वो होता है उसको एक कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाँ मतलब कि बच्चे का बिहेवियर, हैबिट्स वगैरह हम देख सकते हैं और बता सकते हैं कि उसकी गुणात्मक प्रवृत्ति कैसी है। और यहाँ पे हमने मौखिक जो टेस्ट लिए थे रिटन वाले, मतलब कि उसका मौखिक परीक्षा लिया, लिखित परीक्षा लिया, प्रयोगात्मक परीक्षा लिया, जिसपे हम उसको मार्क्स दे सकते हैं। परिमाणात्मक प्रवृत्ति थी। नेक्स्ट आता है मूल्यांकन प्रक्रिया के क्या क्या सोपान है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के जो सोपान होते हैं उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम मूल्यांकन प्रक्रिया के स्टेप्स में देखते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, उद्देश्य निर्धारण किया जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, उद्देश्य का निर्धारण करना।
उद्देश्य जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण, एक होता है विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण। जो दो टाइप्स के उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है, जो जनरल होते हैं, हर एक मतलब कि जो सब्जेक्ट के जनरल कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे बच्चों में ईमानदारी का गुण आना चाहिए, उनका मेंटल डेवलप होना चाहिए, कॉग्निटिव डेवलप होना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सामान्य उद्देश्य होते हैं, जो कि हर एक सब्जेक्ट के लिए मेनली लिटिल बिट मतलब कि सॉरी क्या होता है, सेम ही होता है। नेक्स्ट होता है विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण, अर्थात जो एक पर्टिकुलर टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा है, पर्टिकुलर चैप्टर से पढ़ाया जा रहा है, उससे रिलेटेड जो उद्देश्य होता है उसे क्या बोला जाता है, विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य क्या होता है, एक लाइफ टाइम तक चलने वाला उद्देश्य होता है, और एक मोस्टली मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब में सिमिलर ही होता है। ये विशिष्ट उद्देश्य होता है, एक पर्टिकुलर जो चैप्टर है, पर्टिकुलर टॉपिक है, उससे रिलेटेड होता है। फिर होता है अधिगम क्रियाओं का आयोजन। अब हम अधिगम जो हमने लर्निंग मतलब कि जो प्रोसेस करना है, उद्देश्य निर्धारित कर लिया। अब हमने उद्देश्य निर्धारित करने के बाद अधिगम क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, शिक्षण बिंदु का चयन, हमें कौन सा टॉपिक बनाना है, शिक्षण क्रियाओं द्वारा उपयुक्त अधिगम अनुभव उत्पन्न करना, जैसे कि हमने पहले टॉपिक चूज कर लिया, पहले तो उद्देश्य निर्धारित कर लिया है, जो हमने टॉपिक चूज किया है, अब उसमें हम शिक्षण क्रिया क्या क्या कर सकते हैं, उससे बच्चों के व्यवहार में कैसे हम परिवर्तन ला सकते हैं। फिर लास्ट आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन हमें पता है किस लिए किया जाता है, पहले उसका व्यवहार कुछ और था, हमने उससे कुछ टॉपिक पढ़ाई किया, उसके व्यवहार में क्या चेंज आया है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, हमने प्लांट्स के बारे में बच्चों को पढ़ाया है। बच्चा जब प्लांट्स के बारे में नहीं पढ़ा होता है तो क्या करता है, मतलब कि कहीं भी प्लांट्स को उतनी केयर या फिर उसके बारे में उतना अवेयर नहीं रहता है। अगर हमने प्लांट्स के बारे में बाद में मतलब कि पढ़ाया है, यहाँ प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो उसके बाद से बच्चे के बारे में ये मतलब उसके अंदर ये चेंज आ जाएगा कि हाँ मतलब प्लांट्स अच्छे होते हैं, वो प्लांटिंग में मतलब कि वो वृक्षारोपण में भी क्या करेगा, अपना सहयोग देगा। लेकिन अगर हमने उसे प्लांट्स के बारे में कुछ नहीं बताया तो उसे कुछ नहीं पता, तो वो उस चीज़ को उतना ज़्यादा मतलब कि उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। लेकिन जब उसे पता चल गया कि हाँ प्लांट्स में ये गुण होते हैं, इतना कुछ हमें मतलब कि लाइफ एक अच्छा लाइफ जो जीवन के लिए ज़रूरी होता है, उन सब के लिए प्लांट्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो ज़रूर क्या करेगा, वृक्षारोपण करेगा। तो इस तरह से उसके क्या आया, व्यवहार में चेंज आया है। मापक उपकरणों का प्रशासन तथा अंकन, प्राप्त अंकों का विश्लेषण व व्याख्या, प्राप्त परिणामों का अनुप्रयोग, पृष्ठपोषण तथा उपचारात्मक कार्यक्रम, उपयुक्त अभिलेख तथा आख्या। तो ये था इसकी सोपान। इसमें एक और है, आप ऐसे भी देख सकते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। पहला था उद्देश्य निर्धारण, जिसमें कि सामान्य उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य। फिर होता है अधिगम क्रियाओं का आयोजन, शिक्षण बिंदु चयन, अधिगम अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। नेक्स्ट मूल्यांकन में मानक उपकरण चयन, उपकरण प्रशासन एवं अंकन, प्राप्तांकों का विश्लेषण व व्याख्या, परिणामों का अनुप्रयोग, पृष्ठपोषण, अभिलेख। अब आता है मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं। तो मूल्यांकन के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको फॉर्मेटिव इवेल्युएशन बोला जाता है। नेक्स्ट है योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन, जिसे समेटिव इवेल्युएशन बोला जाता है। एंड द थर्ड वन इज द निदानात्मक मूल्यांकन, जिसे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, निर्माणात्मक या फिर रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको फॉर्मेटिव इवेल्युएशन भी बोला जाता है। बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन सहायक है। निर्माणात्मक मूल्यांकन को अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चों ने अनुभूतियाँ, अभिव्यक्तियाँ और ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। निर्माणात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच बीच में से किया जाता है। स्कूलों में होने वाली मासिक परीक्षा निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। जैसे कि हमें पता है कि बुक जो हमारे पास मतलब मान लो कि ये सिलेबस में हमने बुक लगाई है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। तो पहले क्या करते हैं, स्कूल में आपने भी देखा होगा, पहले 1 यूनिट का टेस्ट लिया जाता है, 2 यूनिट इस टाइप का जो 20 उसके बाद से जब सारे यूनिट कंप्लीट हो जाते हैं तो सबका एक साथ फिर बाद में जो कि फाइनल एग्जाम्स हम बोलते हैं उसका फिर बाद में होता है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन जो होता है, आपके स्कूल में मासिक परीक्षा मंथली टेस्ट होता है, जिसको सीबीएसई बोर्ड में FA1 FA2 करके भी बोला जाता है। तो वही क्या हमारे निर्माणात्मक मूल्यांकन, इसमें जो कंटेंट जो मतलब कि टेस्ट में आने वाली चीज़ें होती है क्या होती है, थोड़ी कम होती है, जैसे कि चैप्टर वाइज होता है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन वही है जो आपका मंथली टेस्ट है। नेक्स्ट है इसमें योगात्मक, संकलनात्मक या अंतिम मूल्यांकन, जिसे हम फाइनल एग्जाम जो होता है आपका फाइनल, वही होता है ये, जिसको समेटिव इवैल्यूएशन बोला जाता है।
योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद ये देखना कि बच्चों ने ज्ञान को किस हद तक ग्रहण किया है। विद्यालयों में होने वाली वार्षिक परीक्षा योगात्मक मूल्यांकन होती है। एंड द थर्ड वन इज निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन वहाँ पे होता है जैसे कि हमने बच्चों का टेस्ट ले लिया बट उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, उन्हें बहुत सारी कमी है, तो उस कमी का पता लगा के हमें उस कमी को दूर करना होता है निदानात्मक मूल्यांकन में। तो ये था आपका टॉपिक मूल्यांकन के प्रकार। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।